Welcome back everyone to Bond Breakers Entry Test Preparations. MDCAT फिजिक्स में हम न्यूली एडेड वेक्टर्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसका थर्ड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ना है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2 + 2 4 होता है। लेकिन वेक्टर्स के केस में सरप्राइजिंगली 2 + 2 आपके पास 0 से लेकर 1, 2, 3 और 4 ये चारों वैल्यूज रख सकता है। अब ये कैसे रख सकता है? वेक्टर्स की एडिशन में मैग्नीट्यूड किस चीज पर डिपेंड करता है? वेक्टर्स की एडिशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली चीज हम आज डिस्कस करेंगे वो मेथड्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है। तो आपके पास ब्रॉडली दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है आपके पास ज्योमेट्रिकल मेथड या फिर पिक्टोरियल मेथड, और दूसरा मेथड है आपके पास पोजीशन वेक्टर मेथड। अच्छा, अब ये ज्योमेट्रिकल मेथड में हम एक आपको बड़ा सुना सुनाया मेथड है, आपके बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है हेड टू टेल रूल। पढ़ा हुआ है ना? हाँ पढ़ा हुआ, याद आ रहा होगा कुछ। लेकिन एमडी कैट के सिलेबस में हम इस हेड टू टेल रूल को दो डिफरेंट लॉज में सेपरेट कर लेते हैं या दो डिफरेंट मेथड्स में सेपरेट कर लेते हैं, जिसमें एक ट्रायंगुलर लॉ है और दूसरा पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन है। ये सारा कुछ हम बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बड़ा जाना माना हेड टू टेल रूल कहता क्या है। हेड टू टेल रूल कहता है two vectors can be added together by placing them together so that the first vector's head joins the tail of the second vector. The resultant can be obtained by joining the first vector's tail to the head of the second vector. ये सारी बात जो है ना, इसको अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं ना, या आपको मैं इसको ड्रॉ करके समझाऊं तो आपको बड़े अच्छे से समझ आएगा। अब ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं। कौन से दो वेक्टर्स हैं? ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि ये ए मेरे पास क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, और बी मेरे पास क्या है, सेकंड वेक्टर है। अगर मैं ऐसा करूं कि ए वेक्टर को उठा के ऐसे बना लूं और बी वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड के आगे लगा दूं, ठीक है, हो गया। तो ये ए और बी वेक्टर को मैंने करेक्टली प्लेस कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं जिसकी जो टेल है वो ए वेक्टर और जिसका जो हेड है वो बी वेक्टर के साथ आए, तो वो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। यानी कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब अगर आप जाके इसकी डेफिनेशन पढ़े कि टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय प्लेसिंग देम टुगेदर सो दैट द फर्स्ट वेक्टर्स हेड जॉइंस द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो शायद अब आपको मेरी बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रही होगी। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो एक और दफा हम ट्राई कर लेते हैं। क्या पढ़ा था पीछे हमने कि हमने पहला वेक्टर लेना है, उसके हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल लगा देनी है। अच्छा, ये एक वेक्टर है क्या, पी, ठीक है, और ये एक वेक्टर है क्यू। ये मैंने पी ड्रॉ कर लिया, ये मैंने क्यू ड्रॉ कर लिया। अच्छा, तो ये पी और क्यू करेक्टली मैंने प्लेस कर दिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जिसकी टेल पी के साथ और क्यू के साथ क्या हेड जाएगा जुड़े। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेयर आर इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। ये आपका कहता था हेड टू टेल रूल, और ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चन है ना यहां पर, ये जो क्वेश्चन स्लाइड है ये कहना चाहती है कि ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है। रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिलता है आपके पास, और उसका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ टू वेक्टर्स
कंबाइंड। अच्छा, ये तो थ्योरेटिकल बात पढ़ ली हमने। अब हम इसको थोड़ा सा ना इमेजिन कर लेते हैं, थोड़ी सी आपकी इमेजिनेशन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पर एक क्या है, एक डब्बा है, सही है, एक डब्बा है। एक कमजोर सा आदमी क्या कर रहा है, एक कमजोर सा आदमी यहां पर 2 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, समझ आ रही है। एक तरफ से एक आदमी उसको 2 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, समझ में आ गई। अब यहां पर एक मोटा सा आदमी क्या कर रहा है, इसको 4 न्यूटन की फोर्स से अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब हम ये सोचते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये कॉमन सेंस से समझ आ रहा होगा कि ये जो डब्बा है ये मूव करेगा कौन से बंदे की तरफ, जो 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स के मुताबिक। आई होप आपको ये बात समझ आएगी। अब हम डेफिनेशन पढ़े, वेक्टर्स एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, उनका इफेक्ट कैसा होगा, सेम एज दैट ऑफ 2 वेक्टर्स कंबाइंड। ये जो 2 न्यूटन की फोर्स थी ये क्या थी, एक रिजल्टेंट फोर्स। आई होप आपको ये बात समझ आई है, बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है ये। अब हम ये करते हैं, अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई 3 वेक्टर थे, 3 वेक्टर्स को मैंने बड़ी आसानी से यहां पर ऐड कर लिया, ठीक है, और जो ये तरीका था ना ऐड करने वाला, ये ट्रायंगुलर मेथड था, ट्रायंगुलर मेथड था। लेकिन मसला ये है, मसला हमारे पास ये है कि अगर 3 से ज्यादा वेक्टर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 3 से ज्यादा वेक्टर भी आ जाए तो आपने कुछ भी डिफरेंट नहीं करना सिवाय इस चीज के कि आपने इन पहला वेक्टर लेना है एल, ठीक है, और आपने उसको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा हम लेंगे एम, हमने क्या करना है, एम की जो टेल है उसको एल के हेड के साथ लगा देना है, ठीक है। फिर आपने इसी तरह एन और इसी तरह ओ के साथ करना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लास्ट जो चीज करनी थी, हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करनी थी। रिजल्टेंट ड्रॉ करना हम सीख के आए हुए थे, हम दोबारा अप्लाई कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, टेल स्टार्ट करनी है एल से और हेड जाके जो है यहां पर हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है, मेरी बात समझ आ रही है, सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो आर आपके पास क्या होगा, एल वेक्टर प्लस एम वेक्टर प्लस एन वेक्टर प्लस ओ वेक्टर। अच्छा, ये जो तरीका हमने यहां पर लगाया ना, इसको हम कहते हैं पॉलीगॉन मेथड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपके पास नंबर ऑफ साइड्स पे क्या करते हो, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हो, कितनी भी नंबर ऑफ साइड हो सकती है, कोई भी शेप बन सकती है इसमें, ठीक है। काम आपने वही करना है, अपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, सही है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट चीज हमने यहां पर डिस्कस करनी है कि आपने रिजल्टेंट निकालना कैसे है। तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करें, तो वीडियो, आपको पता है रूल क्या है, वीडियो आपने पॉज करनी है और पहले इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अच्छा, आई होप आपने कोशिश की होगी। अ मैन मूव्स 4 मीटर इन नॉर्थ एंड 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। जिन भी लोगों ने इसका 8 मीटर आंसर निकाला है ना, प्लीज अपने पेज को फाड़ के साइड में फेंक दो, ठीक है। क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। तो यहां पर क्या यूज होगा, वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा। कैसे यूज होगा ये हम देख लेते हैं। वेक्टर अलजेब्रा ये कहता है आपके पास कि ये 4 मीटर गया है नॉर्थ की तरफ और 4 मीटर गया है किसकी तरफ, 4 मीटर गया है ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब आपने क्या फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। क्या फाइंड करना है यहां पर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपके पास यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरह, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस केस को गौर से देखें तो ये हमें एक क्या लग रही है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल लग रही है, लग रही है कि नहीं लग रही, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 चीजें हम पीछे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में अच्छे से पढ़ के आए हैं कि उसकी कुछ बेस होती है, कोई उसका परपेंडिकुलर होता है और एक चीज उसकी हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है, होती है। अच्छा, बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आई है। अब हम बचपन से एक लॉ पढ़ते हुए आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस लॉ जो होता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम।
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस चीज को 1 मिनट के लिए साइड पे रख लो। अब आप यहां पर देखो कि एक वेक्टर है जो कि ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर है जो कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है। मैं यहां पर क्या करता हूं, ट्रायंगुलर लॉ लगाता हूं, ट्रायंगुलर मेथड लगाता हूं या लॉ लगाता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लूंगा 4 मीटर ईस्ट वाला और इसी वेक्टर को उठा के इधर ले आऊंगा। पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं इसको वेक्टर्स की, नॉर्थ। अब मैंने क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है ऐसे जो यहां तक का है, जो इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो ना, दो वेक्टर्स की वजह से, तीसरा रिजल्टेंट की वजह से, तो आपने क्या करना है, बड़ी आसानी से यहां पर लगा देना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर भी 4 मीटर है, यहां पर भी 4 मीटर है, तो आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 16 प्लस 16 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 32, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 32। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट 32 मीटर। अच्छा, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इसने डिस्टेंस कितना कवर किया था, फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसकी स्केलर एडिशन करोगे। 4 प्लस 4 8 मीटर। अगर किसी को यह बात समझ नहीं आई, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। इसमें इसने कहा है कि दो ऐसी डायरेक्शंस में बंदे ने मूव किया जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहां पर लगेगा आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। हमने क्या किया, सबसे पहले यहां हेड टू टेल रूल लगाया। हेड टू टेल रूल लगा के हमने रिजल्टेंट को बता दिया कि भाई ये आर रिजल्टेंट है। सही है। अच्छा, अगर ये आर रिजल्टेंट है तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। हमने दोनों वैल्यूज को ऐड किया, मेरे पास 32 आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये तो तब था ना भाई कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने रिजल्टेंट फाइंड करना हो और वो दो वेक्टर्स आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही ना हो या परपेंडिकुलर ही ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास यहां पर दो वेक्टर्स हैं, ठीक है भाई, दो वेक्टर्स हैं, मैं कहता हूं कि भाई ये वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर और ये वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले इस पे लगाओगे हेड टू टेल रूल। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप लगाओगे इस पे हेड टू टेल रूल। आप क्या करोगे भाई, वही काम करोगे जो आप पहले करते हुए आ रहे थे, रिपीट नहीं करते। अब आप यहां पर क्या करते हो, अब आप यहां पर रिजल्टेंट, या थोड़ा सा गलत हो गया, अब आप यहां पर क्या करते हो, यहां पर रिजल्टेंट आर ड्रॉ करते हो। ठीक है, आर ड्रॉ कर दिया। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये आर रिजल्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो पाइथागोरस थ्योरम लग ही नहीं सकता। तो हम 10th क्लास में इससे एक रिलेटेड थ्योरम पढ़ के आए थे। थ्योरम में नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे आता है, सीधी सी बात है। लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि हमने यहां पर एक एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी, एक प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी यहां पर। ठीक है, और इसको हमने माना था कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसको हमने माना था कि ये क्या है, 90 डिग्री है। फिर हमने कहा था कि ये बी साइन थीटा है और ये क्या है, बी कॉस थीटा है। ठीक है, ऐसा कुछ किया था हमने। फिर कहने की सारी बात ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है जब भी आपके पास कोई ऐसे दो वेक्टर्स आ जाए जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो। ठीक है, आ गया फॉर्मूला। आपके किसी एंट्री टेस्ट में आपको काम नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको फिर भी पता करना है ना कि भाई ये फॉर्मूला कैसे आया है, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं।
ये पूरी मैंने ले ली जी बेस, और ये मैंने पूरी ले ली हाइट या परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास आ गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा यहां पे, A प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब फॉर्मूला आपके पास खुलता है ना, तो ये वाला आपके पास फॉर्मूला बन जाता है। तो अब हमने जहां भी यूज करना है ना, ये फॉर्मूला ए यूज करना है। ये आया कहां से, मैंने आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब सवाल ये बनता है ना कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास था R इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। तो मैं आपको बताता हूं कि आपके पास सवाल क्या आएगा। पहला क्वेश्चन टाइप, इस तरह के टाइप के बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। कहने का मकसद ये, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस F1 and F2 is 90 degrees. ठीक है, what would be the magnitude of the resultant? ये क्वेश्चन अभी आपको बहुत आसान लगने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, हम यहां पर सीधी सीधी वैल्यूज पुट करते हैं। हमें पता है कि फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, वो क्या है, वो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉज ऑफ थीटा के बराबर है। यहां पर कॉज ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कॉज ऑफ 90 क्या है, जीरो। तो F हो जाएगा F इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोविंस के टेस्ट में, किसी ना किसी सूरत में ये वाला एमसीक्यू लाजमी आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज एफ। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज ऑल्सो एफ। ठीक है, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस मस्ट बी। अच्छा जी, पता है इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है ना एफ, वो दोनों इक्वल है, और वैसे ही ना तीसरा एक और वेक्टर आ जाता है, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, एफ, तीनों इक्वल है, तो एंगल क्या होगा दो फोर्सेस के बीच में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपने कैसे निकालना है, सिंपल, आपने वैल्यूज पुट करते जाना है। अगर तो आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करना तो, ठीक है, सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जाना। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो आपने ऐसे इमेजिन करना है कि भाई ये एक F1 फोर्स है, ये एक F2 फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक F1 फोर्स है, ये एक F2 फोर्स है, और ये एक F फोर्स है। कंडीशन आपको दे दी है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, दे दिया ना मैग्नीट्यूड में। मतलब कि क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इसकी क्या है, बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसके तीनों एंगल क्या होंगे, 60 60 60। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तीनों अगर तीनों साइड्स दी हैं आपको एक ट्रायंगल की, उसने कहा है कि तीनों साइड्स आपके पास क्या है, इक्वल है, तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, 60 60 60। अब आपको मैंने कहा था कि आपने ये वाला एंगल लेना होता है थीटा। ठीक है, मैंने ये कह दिया थीटा प्लस 60 इक्वल्स टू 180, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। इससे आसान सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस सवाल का। अगर मैं आपको ये पूरी इक्वेशन
या ये पूरी सिचुएशन एक एक को 120 को फिर 60 को फिर 90 को पुट करके दूं, इससे बेहतर नहीं है कि आप ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लें। ठीक है, अब आपके पास 2 से 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, पहली बात, मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है, 2 न्यूटन फोर्स है, 4 न्यूटन फोर्स है, अगर मैं कह दूं कि इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल 0 डिग्री है, तो फिर तो आप ऐसा करेंगे ना, इसको उठाएंगे फिर इसको उठा के उसकी टेल के साथ रखेंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा। नहीं समझ आई? दोबारा समझा देता हूं। 2 वेक्टर्स है, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन। मैंने ये कहा कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। ये 2 न्यूटन का वेक्टर है, इसकी टेल उठाई, इसकी ऐड किया के रखती। ये 4 न्यूटन का वेक्टर है। अब आपने रिजल्टेंट ड्रॉ किया, ये पूरा जो वेक्टर है ना, दोनों को ऐड करने के बाद ये इनका क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब ये कि सीधा सीधा दोनों को ऐड कर लिया, 2 + 4 = 6 न्यूटन। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, यही केस है, यही 2 वेक्टर्स हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर मिनिमम रिजल्टेंट निकालना होगा तो कितना एंगल होगा? तो मैं कहता हूं हम θ = 180 डिग्री ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एंगल है, ये मेरे पास है एक वेक्टर 2 न्यूटन, बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे दूसरा है। तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे। मतलब कितना होगा? 4 - 2 = 2, 2 - 4 = -2 न्यूटन। तो ये मिनिमम रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन की टाइप है पूरी एक ये, कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है, 2 वेक्टर्स हैं आपके पास, क्वेश्चन है ये। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड 3 और 5 है, मतलब एक 3 मैग्नीट्यूड है, एक 5 का मैग्नीट्यूड है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? ए बी सी डी। 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 13 न्यूटन, 7 न्यूटन। करो सॉल्व। रूल आपको पता है, पॉज करना है पहले फिर खुद सॉल्व करना। अच्छा, कर लिया सॉल्व? ठीक है, अब पहली चीज है कि ये जो है ना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होनी चाहिए वैल्यूज। मैक्सिमम कितना है? 8। मिनिमम कितना है? 2। मतलब 2 से छोटा वाली वैल्यू नहीं होगी और 8 से बड़ी वाली वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं होगी। 10 भी गया, 1 भी गया, 13 भी गया। 1 इसलिए गया 2 से छोटा है। 7 इज द करेक्ट आंसर। ये एक पूरी क्वेश्चन टाइप है जो आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये पूरी जो डिस्कशन थी, इसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पूरे एक मुकम्मल तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हम बहुत शॉर्टली यहां पर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास ये 2 वेक्टर्स है, वेक्टर क्या है? P नाम दे देते हैं एक को, और एक को Q नाम दे देते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन है कि P - Q क्या होगा? तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं क्या करूंगा? जिस भी वेक्टर के साथ माइनस होगा ना, मैं उसकी डायरेक्शन को क्या करूंगा? मैं उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दूंगा। जैसे ये Q इस तरह था पहले, अब -Q क्या होगा? इस तरह होगा। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि ये मेरे पास P है, ये मेरे पास क्या आएगा? Q आएगा, और इनका रिजल्टेंट आपस में ये आ जाएगा। तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, आपने जिस भी वेक्टर का को सब्ट्रैक्ट करना है, आपने उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये वेक्टर था A,
और ये मेरे पास वेक्टर था b, मुझे कह रहे a माइनस बी, कैलकुलेट करो। ये वेक्टर है a, b ऐसे था, माइनस बी कैसे होगा, बिल्कुल ऑपोजिट, माइनस बी, तो a माइनस बी, रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा r। तो पूरी डिस्कशन करने के बाद सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देने के ये मतलब था कि आपने हर चीज को यहां पे क्या कर देना है, इन बिल्कुल ऑपोजिट कर देना है डायरेक्शंस को। आपके पास रिजल्टेंट्स भी आ जाएंगे, आपके पास दूसरे मेथड की कैलकुलेशन से भी हो जाएगा, और ग्राफिकल में सारी डिस्कशन आपने इसी तरह करनी, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी। अब जो दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था वो आपके पास था पोजीशन वेक्टर्स का मेथड। तो मेथड है आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय पोजीशन वेक्टर्स मेथड, ठीक है। बी आ गया आपके पास बाय पोजीशन वेक्टर मेथड। दो वेक्टर्स हैं आपके पास, वेक्टर नंबर 1 3i कैप प्लस 2j कैप, दूसरा वेक्टर है ये a वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है b 7i कैप प्लस 8j कैप। a प्लस b क्या होगा, सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे होगा। तो इसमें सिंपल मेथड ये है, पहला वेक्टर उठाना है 3i कैप प्लस 2j कैप, उसके नीचे दूसरा वेक्टर रखना है 7i कैप प्लस 8j कैप, दोनों को ऐड कर देना है सिंपली अरिथमेटिकली, 10j कैप प्लस 10i कैप, सिंपल। कुछ और उठा लो भाई, 21i कैप प्लस 24j कैप प्लस 1i कैप प्लस 2j कैप, करो इसको ऐड, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है आपने, ऊपर वाला वेक्टर उठाया 21i कैप प्लस 24j कैप, निचला वेक्टर 1i कैप प्लस 2j कैप, 26j कैप प्लस 22i कैप, सिंपल। एक एग्जांपल करते हैं सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल कर लेते हैं कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम 7i कैप प्लस 6j कैप टू 14i कैप प्लस 14j कैप, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होती है, 2 माइनस फ्रॉम, तो 2 क्या है आपके पास 14i कैप प्लस 14j कैप, इससे माइनस करना है 7i कैप प्लस 6j कैप। सिंपली आपने क्या करना है, जो माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 8j कैप प्लस 7j कैप, ये आपके पास आ गया पोजीशन वेक्टर मेथड ऑफ सॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में एक क्वेश्चन था, बिल्कुल एमडीक्यू 2008 का क्वेश्चन था, उसमें आपको पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी थी इस मेथड से, फिर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। वो क्वेश्चन में फिर से आपको डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लेक्चर में कराऊंगा। तो ये हमारी डिस्कशन थी पूरी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेथड्स। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि सारे पॉइंट्स को और सारे टाइप के क्वेश्चंस को एक जगह जमा करके आपको कराऊं। अगर आपको कोई इशू हो या कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप लाजमी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई सजेशन हो इस टॉपिक के रिलेटेड, या कोई जो प्रैक्टिस बुक आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, और वो लास्ट चैप्टर होगा वेक्टर्स के चैप्टर का, ठीक है, क्योंकि एमडीक्यू के सिलेबस में यही 4 चीजें थी और हमने तकरीबन ये भी डिस्कस कर ली, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और उसी वीडियो में हम क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट की बात भी कर लेंगे। तो तब तक के लिए मैं इजाजत चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज।